बड़ा टफ है। सीवीपी एनालिसिस में घुमा फिरा के उसने पूछा क्या है, पढ़ के गए हम इतना कुछ, पढ़ रहा है कॉमन सेंस, पूछ रहा है कॉमन सेंस, कहता है फिर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाते वक्त बता चुका हूँ कि हर बजट की एडवांटेज डिसएडवांटेज, उनकी लिमिटेशन डिफिकल्टी सब पता होनी चाहिए। अगर पढ़ते पढ़ते बताते बताते बच्चा ये चीज नहीं करके जा रहा है एग्जाम में, तो वो 6 मार्क्स में उल्टा फुल्टा ओंगा पोंगा लिख के आएगा और ओंगे पोंगे मार्क्स आएंगे। ओंगा पोंगा। एग्जामिनर रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। अपने पास लेटेस्ट पीएमए मार्च जून 2025 का एग्जामिनर रिपोर्ट है कि बच्चों ने क्या गलती करी है। तो अपनी साइड से कम 4-5 एग्जामिनर रिपोर्ट जरूर पढ़ के जाना पीएम को लेके। एग्जामिनर रिपोर्ट को नहीं छोड़ के जाना है, इस पेपर के लिए बहुत वाइटल रहती है, क्योंकि ये पेपर अपने आप में कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया बच्चों को नहीं देता है, कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है चीजों को सॉल्व करने का। तो वैरायटी बहुत आती है इस पेपर में और वो आपको परेशान कर सकती है। तो जो बच्चे गलतियां करते हैं, आप पहले करने का तरीका भी एग्जाम में रिपोर्ट को करने का तरीका क्लासेस देखना नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्पेसिफिकली ए और बी। सी में भी मिस्टेक्स वो बताता है, बट ए और बी में आप खुद सॉल्व करो और फिर देखो कि क्या मैंने भी वही गलती करी। फिर एग्जामिनर बताएगा कि इसका गलत आंसर बच्चों ने क्या निकाला। आप ये मानो कि एग्जाम में मैं पेपर दे रहा हूँ और मेरा ये आंसर आया, क्या मैं एग्जाम में जाके यही आंसर निकालता, फिर एग्जामिनर का कमेंट पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार, ये गलती तो मैं भी करता। तो इसीलिए एग्जामिनर रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस बहुत हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, इन लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी याद रखो। यू हैव टू इंश्योर कि आपने कोई भी एरिया का कंसेप्ट छोड़ नहीं रखा है। सारे के सारे कंसेप्ट को आपने कर लिया है, चाहे छोटा सा छोटा कंसेप्ट हो, सीवीपी एनालिसिस हो, प्राइसिंग हो, कोई भी हो, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। पीएम का सिलेबस में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आप छोड़ के जा सकते हो। तो पेपर 100% कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें सपोर्ट है आपके पास। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास प्री मॉक है, पास पेपर है, स्पेसिमेन एग्जाम है। सो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म इज अ वेरी वाइटल सपोर्ट इन योर जर्नी, कि आप उसको अपने डे टू डे यूज में रखो। उससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी कि एग्जाम आपका कंप्लीट हो सके 100%। वो गलती नहीं करनी है जो सब कर रहे हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट उन गलतियों को दूर करेगी जो गलती सब कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली जो आपके सेक्शन सी के एरिया है ना, सेक्शन सी इज वेरी वाइटल इन पीएम टू पास द एग्जाम ए और बी से, क्योंकि ए और बी कंसेप्चुअल है क्वेश्चन। पीएम काफी कंसेप्चुअल पेपर है, तो ए और बी बहुत बच्चों को टफ लग सकता है और लगेगा भी इस पेपर में। उसका कोई गुंजाइश नहीं है कि अपन उसको बोलें कि यार कैपलन कर लिया आपने, बीपीपी कर लिया, कितना भी कर लिया हो, स्टडी हब कर लिया हो, बट सेक्शन ए और बी उसके बाद भी वैरायटी खूब आ सकती है। देखो, छोटी छोटी चीजों में अपन फंस जाते हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको खुद ही समझ आता होगा कि यार ये तो मुझे चीज आती थी। सिली मिस्टेक, तो सिली मिस्टेक या क्वेश्चन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन पीएम में बहुत फंसा देती है, कि जब आप आंसर पढ़ते हो कि तब पता लगता है या समझने के बाद पता लगता है यार कुछ था नहीं, बट किसी किसी ने समझा दिया, आंसर पढ़ लिया, तो उससे आपका तो माइंड ट्रैक नहीं कर पाए ना। तो वो चीज आपको कोशिश करनी है कि मैं खुद से सॉल्व करूं, बट रेडी रहना है। वेरे सेक्शन सी ज्यादा सिंपल मैं मानता हूँ। इसको बच्चे बहुत ट्रिगर करते हैं, बट ऐसा है नहीं। सेक्शन सी में आपका मोस्टली थ्योरी आता है, जनरली थ्योरी पेपर आता है। और थ्योरी में वही जो स्ट्रैटेजी आपने कई पेपर के लिए फॉलो करी है कि यू हैव टू राइट रीजनिंग विद लिंकिंग विद सिनेरियो, यू हैव टू राइट रीजनिंग विद लिंकिंग विद सिनेरियो। इफ यू आर राइटिंग समथिंग which is irrelevant or not a proper reason or not linked with the scenario, you will not get marks. तो आपको बस यही बात ध्यान रखनी है, दो बातें, कि यार थ्योरी के लिए एम आई रीडिंग द रिक्वायरमेंट करेक्टली, एम आई रीडिंग द रिक्वायरमेंट, कि आपको रिक्वायरमेंट ठीक से पढ़ रहे हो। 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, हैव आई अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली, कि उसने पूछा क्या है। रीड रिक्वायरमेंट थ्राइस, के 3-3 बार पढ़ो कि पूछा क्या है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं। डिस्कस द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पूछा है तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की बात करोगे। केपीआईज पूछे हैं तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को आप बात करोगे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पूछा है तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करोगे। डिस्कस और क्या क्या एक्शन क्या क्या पूछे हैं, जो जो चीजें पूछी हैं वो रिक्वायरमेंट में थ्योरी में आपको आंसर करनी है। और
लिंक विद अ सिनेरियो। सिनेरियो से ढूंढ के चीजों को लिखो। दिमाग सिनेरियो से बिना ढूंढे जर्नल चीजें लिख दोगे तो नहीं मार्क्स आएंगे। सिनेरियो से ढूंढने की आदत, उसको सिनेरियो से कैच करने की आदत बनाओ। चाहे डिफरेंट है पॉइंट, एग्जामिनर से डिफरेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिपीटेटिव नहीं, एक ही बात को बार बार लिखे जा रहे हो। दिस परसेंटेज हैज इंक्रीज, रेवेन्यू हैज इंक्रीज, ठीक है, रेवेन्यू हैज इंक्रीज, रेवेन्यू हैज फॉलन, इट इज गुड फॉर कंपनी, इट इज बैड फॉर कंपनी, कोई मार्क्स नहीं है इस बात के। स्टेटिंग द फैक्ट्स विल नॉट अर्न यू एनी मार्क्स। Why revenue has increased? Revenue बतेरे रीजन से इंक्रीज हो सकता है। रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज फॉर एन नंबर ऑफ रीजन। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन बी इंक्रीज ड्यू टू मार्केटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन इंक्रीज ड्यू टू R&D, research and development, or operating cost can increase due to one-off item. What is the specific reason in the scenario कि operating cost increase हुई है? What is the specific reason कि company का revenue increase हुआ है? What are the factors company can work out? How can they plan the future in the given situation? तो बड़ा कॉमन सेंस से थ्योरी को अप्रोच करो। इफ यू थिंक वी कैन लर्न एंड राइट, नॉट पॉसिबल। ऐसा होता तो सबसे ज्यादा रिजल्ट इस पेपर का होता। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। एरिया स्पेसिफिकली ध्यान रखो, बड़े ट्रांसफर प्राइसिंग करके ही जाना है। बजटिंग कुछ भी नहीं आएगा ही आएगा। सेक्शन सी का फेवरेट एरिया है ये ट्रांसफर प्राइसिंग और बजटिंग। तो एग्जामिनर के बजटिंग पूरा थ्योरी है और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा अच्छे से करके जाओ। बजटिंग चाहे एबीसी बजट्स हो। अब इस वाले पेपर में एक्टिविटी बेस्ड बजट पूछ लिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूछ लिया आपसे पूरा, तो कुछ भी पूछ सकता है। बजटिंग में भी कोई बजट, जीरो बेस्ड बजट पूछा हुआ है पुराने पेपर में। ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ट्रांसफर प्राइसिंग है ही कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बेच रहा है, इसके तो मल्टीपल एन नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। आजकल टाइम सीरीज एनालिसिस के भी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। टाइम सीरीज को भी सेक्शन सी तक में टाइम सीरीज को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं लोग, छोटा सा पार्ट इसका डाल देते हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस को नहीं छोड़ के जाना। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एरियाज में बता रहा हूँ, ये एरियाज पे स्पेसिफिक फोकस रखना है। ट्रांसफर प्राइसिंग, बजटिंग, टाइम सीरीज, इन एरियाज को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो सेक्शन सी के लिए। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो सब भी इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक कि उसमें बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है। चाहे यील्ड वेरिएंस हो, मिक्स वेरिएंस हो, क्योंकि वो फिर फॉर्मेट आ जाती है ना। जहाँ फॉर्मेट आ गई वहां पे इतना इतना दिक्कत नहीं आती है कि बच्चे को पता है कि क्या है, क्या चीज लेके जानी है। बट इन एरियाज में कोई खास फॉर्मेट वर्क नहीं करती है। लैंग्वेज बजटिंग में कोई फॉर्मेट नहीं है चीजों को करने की। ट्रांसफर प्राइसिंग में कोई फॉर्मेट नहीं है। आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है, कंसेप्ट आपको पता है, उस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में कैसे लगाऊं, वो चैलेंज है, राइट। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को आप अप्रोच करो। ये तीन एरिया मुझे आपके एग्जाम के लिए इस बार के लिए बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपको फोकस रखने चाहिए इन तीनों एरिया में। इनका क्लास देखना है, क्लास देखो। कोई भी डाउट है, कंसेप्ट है, डिस्कस करो मुझसे इन एरियाज को लेके, बट इनको स्ट्रॉन्ग करो। ट्रांसफर प्राइसिंग, दूसरा एरिया आपका बजटिंग, प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इन एरिया से प्रैक्टिस करो। डेली एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो ही करो। तीसरा टाइम सीरीज का भी जो मिलता है कंटेंट, उसको प्रैक्टिस करो। तो आई थिंक यू कैन गिव अ वेरी गुड फाइट टू सेक्शन सी। इसके अलावा ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, बट दीज आर द प्रोमिनेंट डिफिकल्ट एरिया। इसके अलावा क्या आएगा? रेलिवेंट कॉस्टिंग आएगा, मैनेज कर लोगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा, मैनेज कर लोगे। प्रॉब्लमेटिक एरिया तो ये तीन ही है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया ही नहीं है। चाहे आपसे पूछ ले एनपीओ की परफॉर्मेंस, तो वो यार केपीआई सीएसएफ लिखना और सारी चीज करना एक ही बात है। केपीआई सीएसएफ और सारी चीजें करना सारा का सारा नॉर्मल सा सेम टू सेम प्रोसेस है। उसमें चाहे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 10 प्रैक्टिस करो, वो तो एक ही लेवल पे परेशान करेगा। उसके लिए मैं नहीं कह रहा कि कोई एक्स्ट्रा मेहनत करो, बट ये कंसेप्चुअल चीजों के लिए जरूर आप एक्स्ट्रा मेहनत करो। तो देखें क्या एग्जामिनर ने लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट में पूछा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, पढ़ो जरा, बताओ मुझे कोई बच्चा आंसर। डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। देखो in this section क्या कहता है, which of the following control would be most effective ensuring that internal reports are properly generated and distributed? तो the recipient of report agreed and update on a regular basis generation of report carried out by end user
अब यहाँ से आपसे ना स्पेसिफिकली पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज, थ्योरी पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन ensuring that इंटरनल रिपोर्ट, जो कंपनी की इंटरनल रिपोर्ट्स है, आर प्रॉपरली जनरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सा कंट्रोल यहाँ पे सबसे अच्छा है कि इंटरनल रिपोर्ट्स प्रॉपरली जनरेट हो और डिस्ट्रीब्यूट हो? Generation report carried out by end user, report produced and distributed on a weekly basis. Regional director produced the report for strategic decision making. भाई अगर आप यहाँ पे पढ़ो, सिर्फ एंड यूजर रिपोर्ट जनरेट करेगा, एंड यूजर, तो गलतियां हो सकती। रिपोर्ट प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ वीकली बेसिस, आपने वीकली बेसिस पे रिपोर्ट देते हो तो रिपोर्ट टाइमली तो मिल जाएगी। आप वीकली बेसिस पे रिपोर्ट दोगे बच्चा, रिपोर्ट टाइमली तो मिल जाएगी, बट क्या दिक्कत आ रही है? आपने ये कैसे इंश्योर किया कि सही बंदे को भी मिले? यू आर इंश्योरिंग के रिपोर्ट गेटिंग टाइमली, वीकली बेसिस तो ठीक है, टाइमली है, बट अपन को तो जनरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों को बात करना है। रिपोर्ट टाइमली जनरेट हो और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, दोनों बातों पे बात करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे तो यहाँ पे फोकस ही नहीं किया हुआ, आधा काम किया हुआ है। यू आर सेइंग कि वीकली बेसिस पे वी विल डिस्ट्रीब्यूट द रिपोर्ट, और टाइमली बेसिस पे तो हम टाइमली बेसिस पे देंगे, बट सही बंदों को देंगे, ये कैसे इंश्योर होगा? रीजनल डायरेक्टर प्रोड्यूस द रिपोर्ट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो भाई इसका इसका फोकस क्या है? रिपोर्ट के क्रिएशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे इसका भी फोकस नहीं। इसका भी कोई लिंक नहीं होगा यहाँ पे। तो हमें एक ऐसा कंट्रोल चाहिए जो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे इंश्योर करे। रिपोर्ट मिलेगी किसको, ये प्रॉपर हो, और वो लिस्ट प्रॉपरली रिव्यू हो, अपडेटेड रहे, डुप्लीकेट रिपोर्ट ना हो, सेम रिपोर्ट बार बार जनरेट ना हो, कंसिस्टेंटली चेक हो। तो रिसिपिटेंट ऑफ रिपोर्ट एग्रीड, हम ये देखेंगे कि हर बार चेक रिसिपिटेंट ऑफ रिपोर्ट एग्रीड, अपन देखेंगे किस किस को रिपोर्ट मिल रही है और रेगुलरली अपडेट हो रही है या नहीं हो रही है। दैट इज प्रॉपर कंट्रोल ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। whom to receive, recipient of report agreed का मतलब क्या है? What whoever the person receiving the report must be tallied, must be checked regularly कि भाई रिपोर्ट किस किस को देनी है, श्याम को, रोहन को, मोहन को रिपोर्ट किस किस को देनी है, और उसको एक बार देने के बाद छोड़ना नहीं है। दैट लिस्ट शुड बी रेगुलरली रिव्यूड एंड अपडेटेड। तो इससे इंश्योर क्या करोगे? प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई बंदा मिस ना हो, डुप्लीकेसी ना हो। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इस कंट्रोल को सपोर्ट कर रहा है वो ए पार्ट कर रहा है। चक्कर क्या है, ये क्वेश्चन इतने टफ इसलिए हो जाते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट में क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है क्योंकि चारों ऑप्शन इसके ठीक लगेंगे। एक तो कॉमन सेंस का थ्योरेटिकली कंट्रोल पे क्वेश्चन, इवन कई बच्चे ऑडिट में कंट्रोल्स पढ़े, डेप्थ में कंट्रोल पढ़ रखे होंगे, उसके बाद भी ये क्वेश्चन टफ लगेगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि चारों लैंग्वेज एक तो इस तरीके से रखा हुआ है, प्लस चारों आंसर कंट्रोल के लिए ठीक लगते हैं। चारों ही ठीक है, मैं नहीं कह रहा, पर चारों में कुछ कमी है, एक परफेक्ट है। तो वो रीजनिंग कितना डिटेल में रीजनिंग एग्जामिनर देता है, कहता है टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट कंट्रोल शुड एंश्योर द रिपोर्ट आर एक्यूरेट एंड ओनली रिसीव्ड बाय दोस हु रिक्वायर इंफॉर्मेशन दैट दे कंटेन। It is often useful narrative questions such as this consider why an option is incorrect. This will unable to verify your selected answer. तो बोलता है कि इसमें ये सोचो कि why an option is incorrect as this will, ये ऑप्शन गलत क्यों है, इसमें इसमें गलतियां क्या हैं, गलतियां ढूंढो ऐसे क्वेश्चन में, तब जाके आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। एग्जाम्पल 2 आपका आ रही रेजिडुअल इनकम में। रेजिडुअल इनकम में तो आई थिंक कोई इशू आना नहीं चाहिए। आता है कि अपन को आ रहा ही निकालना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर डिवीजन ऑफ जेडीआर फॉर द लास्ट ईयर। सेल्स रेवेन्यू 27,000, प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट टैक्स 600, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय 19,800, 11,700 ऑफ डिवीजन जेडीआर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय रेटेड नॉन करंट एसेट प्लांट एंड इक्विपमेंट। The company overall cost was 6%, but due to high level of risk in business area, division GDR cost of capital is 9%. What is the revenue income earned by division for the last year to the nearest whole? तो दोस्त मेरे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कोई बता सकता है इसका आंसर? रेजिडुअल इनकम तो अपन सबको आता है,
करना भी यही है। खुद से भी जब एग्जामिनर रिपोर्ट को पढ़ रहे हो तो हमेशा यही चीज को, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। करते हुए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि भाई मैं खुद से सॉल्व करके देखो। मुझे पता है कि रेजुलर इनकम का फॉर्मूला सर ने क्या पढ़ा रखा है। रेजुलर इनकम का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, COC, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मेरी रेजुलर इनकम आ गई। बात यही आ जाती है कि भाई रेजुलर इनकम आ तो गई, बट मैं निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रहा। अच्छा, प्रॉफिट कौन सा लेते हो? अब बच्चे को ये छोटे छोटे नुआंसेस टेस्ट कर लेते हैं कि प्रॉफिट टैक्स से पहले का लेते हो या प्रॉफिट टैक्स के बाद का लेते हो। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हमें चीजें याद हैं या नहीं है। भाई प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच्चों। हमने कभी टैक्स की बात करी है? आज तक टैक्स की बात नहीं करी है। प्रॉफिट कौन सा लोगे? 3420 लोगे। बच्चे यहाँ पे फंस गया होगा एग्जाम में बच्चा। आधा बच्चा तो इसमें टैक्स को हटा के प्रॉफिट ले लेगा, वहां फंस जाएगा। उसके बाद कैपिटल 11 डिवीजन GDR, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट प्लांट एंड इक्विपमेंट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 19,800 दिया हुआ है डिवीजन GDR का। 11,700 डिवीजन GDR रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? मुझे एक बार बताओ, इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता कि आपकी स्प्लिट क्या है? क्यों दी है भाई ये बात कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी नॉन करंट एसेट में है, कितनी करंट एसेट में? कितना बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को, बिना बात के कोई यूज ही नहीं है इस लाइन का। अरे आपने कुछ बोला हो कि कैपिटल, इतनी कैपिटल साल के एंड में आई है, तब अपन कंट्रोलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड का पॉइंट लगाते हैं। बट यहाँ 11,700 जो डिवीजन JDR में कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। डू यू थिंक बच्चों इसका कोई यूज है? नहीं। एंड कंपनी ओवरऑल कैपिटल 6% है, बट ड्यू टू हाई लेवल ऑफ रिस्क इन बिजनेस एरिया डिविजन। हाँ, इसका खुद का कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना, यहाँ भी 6% मत लेना। भाई जब खुद की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी 9% हो गई है, तो अपन 9% पे ही इसकी कैपेबिलिटी देखेंगे। हमें तो डिवीजन की बात करनी है, हमें ओवरऑल कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहे। RI हमेशा डिवीजन का निकलता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्पेसिफिक टू द डिवीजन लेंगे। डिविजन ओन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, याद रखो, यूज डिवीजन ओन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर खुद की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों यूज कर रहे हैं? बच्चा डिवीजन की परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, और डिवीजन की परफॉर्मेंस निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं। बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का और डिवीजन का जनरली सेम होता है। कभी बहुत रेयर ऐसा होगा कि डिवीजन का कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट होगा तो डिवीजन की परफॉर्मेंस के लिए डिवीजन का लिया जाए। भाई आपके बिजनेस में पैसा मैंने लगा रखा है, मतलब मान लो इसको इसको ना विजुलाइज करो इस बात को, तो आपको कितना ऑब्वियस लगेगा ये आंसर, तब समझ आएगा। मान लो पूरी मेरी पूरी जो कंपनी है प्रॉपर, वो कंपनी काम करती है कपड़ों का व्यापारी है, हम कपड़ों का धंधा है, तो हमारे में जो फंड लगा हुआ है, कपड़े के धंधे में रिस्क कम है, तो अपन का 6% पे लोगों ने ब्याज दे रखा है। एक दूसरी कंपनी है, वो काम करती है, मान लो बहुत रिस्की बिजनेस उसने स्टार्ट किया हुआ है, कोई ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस कर रही है, वो जो बहुत रिस्की है, चलेगा नहीं चलेगा, उसमें लोगों ने जो पैसा लगा रखा है वो 9% के रेट पे लगा रखा है। तो जब उसको उसके डिवीजन में फंड प्रोवाइडर ने रेट 9% चार्ज कर रखा है, तो वो तो 9% से ऊपर के प्रोजेक्ट ही लेगा ना। 9% से नीचे के कैसे ले लेगा? उसकी कैपिटल ही 9% पे आ रही है। भाई हर बंदे को सेम रेट पे लोन थोड़ी मिलता है। अंबानी जी को अलग रेट मिलेगा, माल्या जी को अलग रेट मिलेगा। तो अंबानी को रेट 6% मिल रहा है, माल्या जी को रेट 9% मिल रहा है, तो उनके लिए प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी 9% पे देखोगे। तो सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पे ज्यादा 11,700 का इग्नोर करना मुश्किल। देखो क्वेश्चन कैसे फंसा रहा है, RI का सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनर रिपोर्ट में आ गया है। और अगर आपने खुद ट्राई, अभी मैं तो डिस्कस कर लिया आपसे, बट आप खुद ट्राई करते तो मुझे नहीं लगता कि आंसर पे सही पहुंच पाते खुद से। आप भी 3 पॉइंट फंसाने वाले थे। और प्रॉफिट टैक्स से पहले का लूं, बाद का लूं? कई बच्चों ने तो रेवेन्यू ले लिया, सोचो 27,000। वो तो अलग ही टेंजेंट पे चल रहे हैं दुनिया से ऊपर। और टैक्स के बाद का ले लिया, वो भी गलत कर रहा है भाई। चाहे आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक नॉर्मल सा अकाउंटिंग का रेशियो भी बढ़ रखा होगा, एफआर में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी PBIT पे निकलता है, चेक कर लेना आप।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी हम टैक्स से पहले की बात करते हैं, कोई भी प्रॉफिट अकाउंट्स में कॉस्टिंग में हम लेते हैं टैक्स से पहले का लेते हैं रेशो में। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर रेट का पॉइंट था जो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर सकता है, बट एक बच्चा अगर कूल माइंड से सोचेगा तो वो इस पे भी दिक्कत नहीं करेगा। बताया नहीं है कुछ खास बच्चों ने क्या गलती करी इस वाले क्वेश्चन में। देखो छोड़ के तो कोई एरिया नहीं जाना। अगला देखो क्वेश्चन, बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है। सीवीपी इंट्रोड्यूस करना चाहते हो आप तो कर लो। पहला क्वेश्चन कहता है इंक्रीजिंग फिक्स कॉस्ट बाय 12% विल इंक्रीज ब्रेक इवन पॉइंट बाय मोर देन 12%। क्या करें बताओ, सही है बात गलत है? बड़ा टफ है। सीवीपी एनालिसिस में घुमा फिरा के उसने पूछा क्या है, पढ़ के गए हम इतना कुछ, पढ़ रहा है कॉमन सेंस, पूछ रहा है कॉमन सेंस, कहता है फिक्स कॉस्ट 12% से बढ़ेगी तो ब्रेक इवन पॉइंट भी 12% से बढ़ेगा। है सर? सर कैसे निकलता है ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट जहां तक मुझे याद है बच्चा 10,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मान लो 2 है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 5,000 का फिक्स, 5,000 का मेरा, फिर 5,000 यूनिट का ब्रेक इवन पॉइंट आएगा अगर 10,000 डॉलर की फिक्स कॉस्ट है। इसको कह रहा है मैं 12% से बढ़ा लूं, तो 12% से अगर तुम बढ़ाओगे तो ये कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 12%, 1200। 10,000 प्लस 1200 मेरे दोस्त 11,200, ये हो जाएगी 11,200। और 11,200 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 5,600 आ गया। तो ये मैंने कितने से बढ़ाई दोस्त? 12% से। तो ये कितने से बढ़ी? 12% से ज्यादा से बढ़ी क्या? हालांकि मैं कंसेप्ट तो लगा ही नहीं रहा, मेरे को इतना मेहनत करना अच्छा नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। कंसेप्ट लगाऊं तो मेरा आंसर 1 मिनट में आ जाएगा 12%। ये तो हो गई आम जिंदगी जिससे पता कर सकें, मोर नहीं उतने से ही बढ़ेगा, फॉल्स है बात। कह रहा है ज्यादा से नहीं बढ़ता, बराबर से बढ़ता है, बट अगर कंसेप्चुअल जिंदगी की बात करें, आम जिंदगी की बात ना करें, तो सर कंसेप्चुअल जिंदगी ये कहती है कि फिक्स कॉस्ट में और ब्रेक इवन पॉइंट में रिलेशनशिप ज्यादा बराबर होगा। न्यूमरेटर बढ़ाओगे तो डिवाइडिंग फैक्टर सेम है, जितना परसेंट से न्यूमरेटर बढ़ाओगे उतने ही परसेंट से आंसर चेंज होगा, बराबर आएगा। आपने 12% से न्यूमरेटर बढ़ा दिया, 12% से आपने फिक्स कॉस्ट बढ़ा दी, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी उतने से बढ़ जाएगा। कंसेप्ट क्या मैंने नया लगाया? आपको लगे कि सर आपने कुछ नया कंसेप्ट लगाया क्या? ब्रेक इवन पॉइंट अपन ने नहीं पढ़ रखा है क्या? मैंने ब्रेक इवन पॉइंट ही निकाला क्वेश्चन की बात मानते हुए, बिल्कुल। बट ये खुद से करो ना बच्चा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स ऑन द सेल्स बजट एंड ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अरे ये क्या पूछा है? बिल्कुल 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 ठीक बात है। ये तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पूछ लिया है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला अपन से पूछा है क्या? Change in contribution to sales ratio will be proportional to change in selling price. चेंज इन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, एक एक पॉइंट को बच्चा धीरे धीरे पढ़ना, भागने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे निकलती है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे निकलती है? देखें जरा, इसका भी 2 मार्क्स के लिए फेल होने से तो बढ़िया ही है कि थोड़ी सी मेहनत कर लो।
अब जिसको याद नहीं है ना कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे निकलती है, वो है तूफानी, वो तूफानी बच्चा है, वो तूफान मचा के आएगा पेपर। भाई कोई भी देख लो, मान लो सेलिंग प्राइस ले लो, सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस 100 है, मान लो वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो कितना आ गया 40, सीएस रेशियो कितनी होगी 40%, ये सीएस रेशियो होगी, कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इनटू 100। एग्री? अब क्या कहता है, अब तुम मुझे बताओ, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, चेंज इन, मैं ये कभी नहीं पढ़ा आज तक, पहली बार पढ़ रहा, चेंज इन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन सेलिंग प्राइस। कहता है जितना सेलिंग प्राइस में चेंज आएगा उतना ही सीएस रेशियो में चेंज आएगा। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस में चेंज कर देते हैं, सेलिंग प्राइस को अपन 20% से बढ़ा देते हैं, तो 100 की जगह इसको 120 कर देते हैं, 20% से आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज उतनी ही रख रहे हो आप, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को आप चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ये तो ऑब्वियस है, जब आप चेंज ही नहीं कर रहे हो तो सेम कैसे आएगा, प्रोपोर्शन सेम रहेगा। 60 बाय 120 into 100, 50%। तो इसको आपको ध्यान रखना, भाई 25%, जो राइज हुआ है 25% का हुआ है। आपकी नई सीएस रेशियो कितनी है, 50% होगी ना, 50% माइनस 40%, पहले कितनी थी 40%, तो इसको सॉल्व करोगे तो 25%, तो आपने सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ाया, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन सीएस रेशियो 25% से बढ़ गई है, ऑब्वियसली, और बात सही भी है। प्रपोर्शन में तो कम ज्यादा तो होना ही है, जब एक चीज फिक्स रहती है और दूसरी चीज चेंज होती है तो बराबर कैसे चेंज हो सकता है। हालांकि मैं थोड़ा मैथ्स करके दिखा दिया आपको, बाकी देख लेना, मेरे ख्याल से तो 2 नंबर लेके ही करने बेटर है आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस को, अगर आता है तो। देखो बताओ, कोई बच्चा बता सकता है बॉटल नेक का क्वेश्चन, बॉटल नेक समझते हो क्या होता है? हाँ जी दोस्तों, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉटल नेक, क्या है बॉटल नेक का इशू क्या है? कौन बच्चा बताएगा आंसर? हाँ दक्ष, बॉटल नेक क्या होता है बेटा? बॉटल नेक समझता है दक्ष अच्छे से, कह रहा है कि सर जो जो हमारी कैपेसिटी को, हमारी प्रोडक्शन को लिमिट करे, फिर क्यों गलती करी?
फिर क्यों ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपोर्ट में ये आए हैं क्वेश्चन, जब बच्चे सबको पता है कि बॉटलनेक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉटलनेक के पता होने से क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा भाई मेरे। Assuming that it is not possible to change the production cost or selling price, which of the following action would improve throughput accounting ratio of the product? कहता है assuming that it is not possible to change production cost or selling price, कहता है ये मानो कि production cost और selling price को change नहीं कर सकते, अच्छी बात है। Which of the following action would improve throughput accounting ratio? कहता है किस वजह से throughput बढ़ेगा? तो थ्रूपुट तो तभी बढ़ेगा जब आप लिमिटिंग फैक्टर को, कोई रोक, जिसकी कैपेसिटी रोक रही है हमें, उसकी कैपेसिटी को इंप्रूव कर दे। मैं इधर तो सिंपल से अब देखो, ये है और ये है। इस प्रोसेस में 100 मान लो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसके अंदर हम जंग की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी ट्रेन करा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर को ट्रेन करा रहे हैं, आर्मी को। यहाँ पे 100 सिपाही, 100 ट्रूप ट्रेन हो सकते हैं। फिर ये ट्रूप ट्रेन होके अगले प्रोसेस में जाते हैं। इस प्रोसेस में सिर्फ ये लेवल 1 ट्रूप हो गए। यहाँ पे सिर्फ ये 80 ट्रूप्स ट्रेन हो सकते हैं, और यहाँ पे 120 ट्रूप ट्रेन हो सकते हैं। तो भाई ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया ना, ये वाला लेवल आपको, ये लिमिटिंग फैक्टर आपके लिए। आप 100 ट्रूप को ट्रेन करोगे फायदा नहीं, आप 80 कर सकते हो एक टाइम पे, क्योंकि लेवल 2 में जाके वो रुक जाएंगे, लेवल 2 में खाली बैठे रहेंगे 20 ट्रूप। तो एक टाइम पे आपको 80 करने पड़ेंगे। तो आपकी कैपेसिटी लेवल 2 पे आके रुक रही है, लेवल 2 पे आप 80 ट्रूप ही ट्रेन कर पा रहे हो, जबकि आपके बाकी प्रोसेस की कैपेसिटी कहीं ज्यादा है। भाई अगर आप किसी के साथ चल रहे हो, आप बहुत तेज चल सकते हो, सामने वाला बहुत धीरे चलता है। कई बार होता है ना, पेरेंट्स और बच्चे चल रहे होते हैं, बच्चे भाग रहे होते हैं आगे। भाई अगर पेरेंट्स स्लो चल रहे हैं तो आपको भी स्लो चलना पड़ेगा, वरना आप आगे निकल जाओगे, गुम हो जाओगे। छोटा बच्चा तेज नहीं चल पा रहा, आप तेज चल रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैपेसिटी लिमिटेशन बॉटल नेक कहते हैं बच्चा उसको। और बॉटल नेक में मुझे लगता नहीं आप लोग को परेशान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू 4 स्टेज। एक सिंगल ही प्रोडक्ट है, जैसे मेरा एग्जांपल था, एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल ट्रूप, एक सिंगल सिपाही, एक सिंगल ऑफिसर, कई सारे प्लेसेस से जा रहा है। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज 220 यूनिट पर मंथ। डिमांड कितनी है? 220 यूनिट एक महीने में। मतलब पर मंथ की डिमांड अपनी 220। कंपनी थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड आइडेंटिफाई फॉलोइंग मशीन यूसेज एंड कैपेसिटी। कहता है मशीन यूसेज 36, कैपेसिटी मंथली मशीन कैपेसिटी 120। तो क्या करें इसका? मशीन यूसेज दिया है मिनट्स, और ये दिया है हमें आवर्स। दक्ष कहता है इसका आंसर सी होना चाहिए, भूमि कहती है इसका आंसर बी होना चाहिए। से कर रहे हो ना बच्चा, आंसर तो नहीं देखा ना किसी ने, क्योंकि आंसर देख के मुझे बताना नहीं। दिक्कत यही है कि आप लोग आंसर देखोगे तो आप लोगों को वो चीज समझ नहीं आएगी। भाई मैं बताऊं आपको, तो मुझे कहता है मंथली मशीन कैपेसिटी 120 घंटे की है, और ये दिया है एक मशीन 36 मिनट लगाती है पर यूनिट में। बाबू मेरे 120 की किसी की कैपेसिटी है आवर में, तो मैं इसे मिनट में कन्वर्ट कर दूं, कितना आसान है। बट ये बच्चों मेरे लिए आसान है, मैं कह रहा हूँ आपके लिए आसान नहीं है। मैं चाहे कितना भी इसको आसान बोलूं, मेरे लिए करने का, क्योंकि अरे इतने सालों से कर रहा हूं तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों ने इतने साल नहीं लगाए हैं इन चीजों में, तो उस तरीके से मत लो, इन क्वेश्चनों पे शिद्दत से प्रैक्टिस करो। 120 इंटू 60, 120 इंटू 60, और एक मिनट, एक यूनिट पे तो कितनी यूनिट बना पाओगे? डिवाइड बाय 36, 7200 डिवाइड बाय 36, 200 यूनिट बन पाएंगी। ये 200 यूनिट बना पाएगा। दूसरा प्रोसेस, ऐसे आपको हर प्रोसेस का निकालना पड़ेगा।
क्या कह रहे हो सर, इतनी मेहनत? अब क्या करें बेटा, कॉस्टिंग का पेपर ना, यही दिक्कत है कि कॉस्टिंग के पेपर में दिखता छोटा सा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये हलवा नहीं है। इसका मैंने निकालना सिखाया 200 यूनिट। अब मतलब आवर मिनट जैसे आपको ठीक लगे, बट कंसेप्ट किस आपको कहाँ समझ आएगा कि 200 यूनिट कैसे निकालूं मैं? आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा मशीन पर मिनट पर ये मिनट। कोई बच्चा इन वर्ड्स को खुद से नहीं क्रैक कर पा रहा है तो कैसे क्रैक होगा उसको? ये बात अगर दिमाग में नहीं आ रही है कि मिनट पर यूनिट दिया है, एक यूनिट को बनाने में, और टोटल मिनट दिया, तो डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स निकल जाएंगी, और मैं जिसकी सबसे कम यूनिट आएगी वो कैपेसिटी लिमिटेशन हो गया। बी में चेक करो, 96 इंटू 60 डिवाइड बाय 45, 128। एक बार आ जाए ना कंसेप्ट, फिर तो बड़ी जल्दी। आप देखो मैं लिख भी नहीं रहा, 64 इंटू लगता है 64 इंटू 60 मिनट्स आ गए, डिवाइड किया 24 से, मामला सेट हो गया मेरा 160। भाई सी तो गलत लग रहा है बेटा तुम्हारा आंसर। बस यही तो कह रहा हूँ, इसको बनाया करो एग्जामिनर रिपोर्ट को, ऐसे सॉल्व किया करो जैसे सेल्फ सॉल्व करो, और किसी पेपर में करो ना करो, यहाँ पे वाइट तक है। 120 बी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड मूवी। बट करा हुआ नहीं होना चाहिए, पहली बार फर्स्ट टाइम देखा होना चाहिए, और सर के साथ बहुत बड़ा आंसर दिया हुआ एग्जामिनर में। ऐसा क्या समझा रखा है अभी, पढ़ लेना जो भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आ गए हमारे सेक्शन बी, स्वागत करो सेक्शन बी का। रेलिवेंट कॉस्ट मेरा फेवरेट एरिया। अच्छा, इस बार रेलिवेंट कॉस्ट से सेक्शन बी आया हुआ है। ठीक है बच्चा, पढ़ो इसे। रेलिवेंट कॉस्ट का एरिया में सबसे ज्यादा बच्चे फंसे मतलब। देखो करें डिस्कस, क्या कहता है? वैसे तो कई क्वेश्चन तो रिक्वायरमेंट को बिना पढ़े भी हो जाते हैं, वैसे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन वन पहला। बेस्ड ओनली ऑन रिसेंट रिजल्ट प्रोवाइडेड विच इफ एनी ऑफ द चेयर शुड हस्टमेड कंपनी सीज टू प्रोड्यूस। Based on recent result provided, which if any of the chair should Hustmade company cease to produce. The Lessor only, the Serenito only, the both ledgers and neither. क्या कहना चाह रहे हैं अरे? Hustmade company manufacture range of domestic furniture. In finance director is currently reviewing finance performance of 3 type of chair which company the sells the Comforo, the Lazero and the Serenito. Okay. पूरा ही इटालियन फ्रांस पता नहीं क्या कहाँ का क्वेश्चन उठा रहा है। रिजल्ट ऑफ द लास्ट ट्रेडिंग पीरियड एज फॉलो, कंफोरो, लेजीरो, सेरेनेटो जो भी है। रेवेन्यू दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, जर्नल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट को वैसे लेंगे नहीं लेंगे, ये हमें सोचना है। जर्नल को तो नहीं लेंगे, आगे देखते हैं। Usmed company finance director believes that it's clear from recent result that the company should continue to sell Comfo, but it unsure whether it should continue to produce the other two chair. तो कॉम्फो तो देना ही है, बट इसको बाकियों के लिए अनश्योर है, क्योंकि कॉम्फो में प्रॉफिट दिख रहा है उसको, और इसमें लॉस लॉस दिख रहा है। Quotation from Hempire company, Hustmade company finance director is considering an outsourcing manufacturing some or all of the chair received following quotation. तो ये वही जो अपन पढ़ते नहीं है, एक कॉमन सा क्वेश्चन के ये कौन सा कंसेप्ट टेस्ट कर दिया, मेक वर्सेस बाय, मेक वर्सेस बाय, खुद बनाओ या आउटसोर्स करो। ठीक है, तो वो आ गया। रेजिडेंशियल होम ऑर्डर, Hudson company has received a bulk order from Comfo from a large group of residential homes.
To be able to meet the order, the company will require additional machine capacity to use a machine which is purchased for 80,000 2 years ago, which now has resale value 90,000. अच्छा, ये important है, resale value आज 90,000 की है. Has current replacement cost 120 और 80. हमारे तो पुरानी मशीन है, कोई यूज नहीं है, तो ये तो कोई खास बात नहीं है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी मेरे ख्याल से कहीं यूज नहीं हो रही है. If this machine were used for manufacture, whether it could generate net income. अच्छा, प्रॉपर रेलेवेंट कॉस्टिंग का एक सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है. देखो, Belgrave company wishes to place a special order for Serenato chair, which it plans to use as a part of refurbishment. One of the larger of its Hashmit Finance Act is considering charging minimum price. He believes there is a fulfilling order, more profitable order in future. तो बिल्कुल ही यार बेसिक सा क्वेश्चन. भाई याद रखना, पहली बात तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं, एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट अपन काट नहीं सकते जल्दबाजी में. इसको एट्रीब्यूटेबल को ना अपोर्शन, एट्रीब्यूटेबल मतलब क्या हो गया, जो स्पेसिफिक है. एट्रीब्यूटेबल अपोर्शन नहीं है. एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है, स्पेसिफिक. अगर मुझे अपोर्शन बोला होता, कुछ और बोला होता तो बात होती है. एट्रीब्यूटेबल मतलब स्पेसिफिक. तो रियलिटी में ये कंपनी का लॉस 800 नहीं है, 800 माइनस 100, 800 माइनस 100, 100 का लॉस है इस कंपनी का. और 500 माइनस 400, 100 का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे. ये तो कॉस्ट ही नहीं है इसकी. ये तो आप करो ना करो आएगी. तो इसका आंसर सही है कि लेजिरो. लेजिरो इसका आंसर क्या होगा कि अगर आप किसको बंद करना चाहिए, अगर आप इनमें से बंद करना चाहिए, based on the recent result which of chair should Hashmit company cease to produce. तो इसका आंसर ए होगा. ये तो बड़ा सिंपल था, आपको सिर्फ ऐड करके चेक करना था. एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट को, हाँ कोई गलत ले लेगा तो दिक्कत हो सकती है एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट को, बट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट तो आपको अपनी ओन कॉस्ट तो रिकवर करनी पड़ेगी ना. मेरा खुद का फिक्स कॉस्ट, मेरा खुद का खर्चा तो मैं रिकवर करूंगा ना, जनरल नहीं करूंगा. तो मैंने खुद का तो रिकवर करूंगा. आई बात समझ? ठीक है. क्वेश्चन 2 देखो, which of the following if any would be valid reason for Hashmit company to continue manufacture chair which was budgeted to make a loss? Which of the following if any would be a valid reason for us to continue manufacture chair which would the chair is complementary product to other product and selling the chair at a loss can be way to gain market share. हाँ, valid reason है दोनों के. तो भाई मैं बोलूं, कोई सामान कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों, ये इस सामान के चक्कर में और लोग आते हैं, चाहे लॉस मेकिंग है, तुम क्या बोलोगे, सर इसे बंद मत करो, इसे करते रहो. तो कॉम्प्लीमेंट्री चीजों को थोड़ी छोड़ देंगे. चेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट टू अदर प्रोडक्ट एंड सेलिंग चेयर, और इससे अपन को चाहे नुकसान हो रहा है बट मार्केट शेयर अपना बढ़ रहा है, तो अपन को क्या दिक्कत है. दोनों कॉमन सेंस की बिजनेस माइंडेड बंदे हो तुम सब, ये दिक्कत थोड़ी आनी चाहिए. आगे देखो, इसका आंसर देखो. Based on the quotation from Hamper company, which of the chair should continue to be manufactured internally? Based on the quotation from Hamper company, which of the chair should continue manufactured internally? ये कैलकुलेशन है भाई, कौन सी चेयर को हम इंटरनली बनाते रहे, कैसे निकालोगे, फंडा क्या है. छोड़ो, आंसर तो दिख रहा है अपन को. कंसेप्ट क्या है इस चीज का भाई, रेलेवेंट कॉस्टिंग कंसेप्ट है. इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट को किससे कंपेयर करोगे, कोटेशन. सिंपल सा. जो बच्चा मुझे बोलेगा ना सर इसकी खुद की वेरिएबल कॉस्ट बनाने की देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मेकिंग कॉस्ट, इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट को सर मैं कंपेयर करूंगा जो मुझे कोटेशन मिली है. अच्छा, कोटेशन किससे मिली थी, हैम्पर से मिली थी ना, वर्सेस कोटेशन आउटसाइडर बिजनेस ने क्या कोटेशन फ्रॉम सेलर हैम्पर. तो नाम हैम्पर पैम्पर पता नहीं क्या नाम है, हम्पर, सॉरी बच्चों मैनेज कर लेना. देखो, इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस कोटेशन फ्रॉम हम्पर. देख क्या कहता है. इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट क्या है मेरे दोस्त,
तो कहता है इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट 1800, 900, 700, एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट 1000, 900, लेस तो नेट कॉस्ट ऑफ इंटरनल 700, 1100, 100। तो आंसर क्या आ गया? भाई इंटरनली बनाने का खर्चा कितना है? 1800 और 1000। अच्छा, इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो याद रखना फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी है, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ इसको। इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट प्लस स्पेसिफिक, रेलिवेंट कॉस्टिंग में स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी आती है। आदत नहीं है ना बच्चों, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट दिमाग में आती है, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट आती है। तो वो कंसिडर किया 1800 प्लस 1000, 2800। खुद बनाएंगे खर्चा 2800 का, और परचेज करने में कितने का आ रहा है? 2100 का। तो परचेज करो, परचेज तो सस्ती है, ये भी परचेज करो। इसको खुद बनाओ, परचेज करना महंगा पड़ रहा है 1200 का, खुद का खर्चा हमारा 1300 आ रहा है, इसको खुद से बनाओ। एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जिसको खुद बनाने में फायदा है, सेनारीटा। तो सेनारीटा, सेनारीटो जो भी है उसको खुद से बनाओ। विच व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट मशीन रिक्वायर्ड फॉर रेजिडेंशियल होम्स? तो 1,10,000, ओरिजिनल परचेज प्राइस 80,000, नॉट रेलिवेंट। 1,10,000 बोला है। Historic and therefore sunk. The machine used by company at present generating net income 1,10,000 higher than the value sold. कहता है दो काम कर सकते हो, आज बेचोगे तो 90,000 मिलेंगे और खुद के धंधे में यूज करोगे तो 1,10,000 मिलेंगे। तो अपन क्या लेते हैं? बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी लोगे? बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। 90 नहीं लेंगे, 1,10,000 लेंगे। Thereby losing 1,10,000 net income. The lower of these is 110. रेलिवेंट कॉस्ट हमारा कितना हो गया? अच्छा, और मान लो ये भी कह रहा है कि इसको लूज करते हो 1,10,000 को नहीं लेते हो, और 1,20,000 की नहीं, तो वो भी महंगा ऑप्शन। अपन लोअर पे जाएंगे ना भाई। मान लो मैं मशीन को, आप ये बोलोगे सर नई मशीन ले आओ, तो नई मशीन तो 1,20 की है, और भी महंगा ऑप्शन है, मिनिमम प्राइस नहीं निकल पाएगा। समझा देता हूँ। अपने पास तीन ऑप्शन, आज मशीन को 90,000 पे बेच दू, सेल्स, तो ये मेरा लॉस होगा। मशीन को ना बेचूं तो दो ऑप्शन है, मशीन को बेचूं तो 90,000 कमाऊंगा, 90,000 का नुकसान लूंगा, मतलब 90,000 कमाऊंगा। और ना बेचूं तो दो ऑप्शन है, 1,20,000 की नई मशीन खरीद लूं, या इसको शिफ्ट कर दूं 1,10,000 का लॉस लेके। तो 1,20,000 की नई मशीन तो लोगे नहीं, 1,20,000 की नई मशीन तो महंगा ऑप्शन है, 1,10,000 के ऑप्शन में जाओगे। और दोनों में से कौन सा चूज करोगे? हाईएस्ट लॉस कहाँ हो रहा है तुम्हारे साथ काम करने पे? 1,10,000 रुपए जा रहे हैं जेब से। तो ये वैसे कॉमन सी बातें हैं, जिसने भी रेलिवेंट कॉस्टिंग किया है उसको मालूम है कि ये चीजें। द कॉस्ट विच इज मिनिमम शुड कवर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है। इट कैन लीड टू प्रोडक्ट परसीव्ड वैल्यू इन द मार्केट बीइंग इरोडेड। इट कैन लीड टू प्रोडक्ट परसीव्ड वैल्यू इन द मार्केट, मतलब मिनिमम प्राइस यानी प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है। द प्राइस कैन इजिली बी रेज्ड ऑन सब्सिक्वेंट ऑर्डर विदाउट अफेक्टिंग द कस्टमर रिटेंशन। देखो यहाँ पे बात डिफरेंट आ जाती है। क्या कहता है? इट कैन एक्चुअली बी डिफिकल्ट टू इंक्रीज द प्राइस इफ मिनिमम प्राइस सेट एक्सपेक्टेशन, हेंस द लास्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये बहुत जरूरी। एक बार कस्टमर का माइंडसेट आपने मिनिमम प्राइस पे डाल दिया, फिर पैसा बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हाँ, उसको आप प्रोडक्ट की वैल्यू जरूर दिखा सकते हो लो प्राइस करके, उसको मिनिमम प्राइस करके आप, भाई प्राइस कर करके लोग मार्केट नहीं गेन करते, मार्केट क्यों गेन करते हैं? स्टार्टिंग में इनिशियली प्राइस गिरा के, जैसे ओला उबर है कोई भी है, वो क्या प्रोडक्ट परसीव्ड वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं यूजर के माइंड में।
बट क्या वो बाद में प्राइस बढ़ाएंगे तो एक्सेप्टेबल होगा? जियो प्राइस बाद में बढ़ाएगा तो एक्सेप्टेबल होगा? एक बार आपको लो प्राइस का आदत पड़ गया तो नहीं होगा। तो प्राइसिंग बाद में इंक्रीज करना इज वेरी डिफिकल्ट टू द कस्टमर का माइंडसेट ऐसा है कि बाद में इंक्रीज करना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों ये था आपका एग्जामिनर रिपोर्ट का सेक्शन ए और बी। ठीक लगा कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था? ये सबसे डिफिकल्ट एरियाज एग्जामिनर रिपोर्ट में डाले गए हैं जो जहाँ पे बच्चों ने सबसे ज्यादा गलती करी। तो ये चीजें आपको देखनी है कि पेपर में क्या गलतियां हो रही हैं। ए बी एग्जामिनर रिपोर्ट से ही काफी प्रैक्टिस हो जाता है। अच्छी बात तो ये है सेक्शन ए और बी आपको पता लग जाता है कौन सा क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूं, क्या आ रहा है एग्जाम में। अब देखो फिक्स तो कुछ है नहीं, बट आ सब कुछ ही रहा है। ये आया आपके सामने, तो ये है हमारा ए और बी का डिस्कशन। देखते हैं अब सी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या सी में पूछा गया है। लास्ट एरिया जो बच्चों को काफी परेशान करता है। पहला क्वेश्चन तो आपका आसान ही आया है, आसान कहो डिफिकल्ट कहो, रिपीटेटिव ही आया है। तो क्या है? ईस्टर्न हॉस्पिटल ट्रस्ट। तो ध्यान रखना जब भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आएंगे तो वो यही आएंगे, रिपीटेटिव एग्जाम क्वेश्चन है। पास्ट में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, तो जिस बच्चे ने पास्ट में प्रैक्टिस कर रखी होगी पास्ट क्वेश्चंस की, उसके लिए आई डोंट थिंक के डिफाइन इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, 3 मार्क्स के लिए तो ये बोला है कि इकोनॉमी बताओ, एफिशिएंसी बताओ, इफेक्टिवनेस बताओ। तो कहता है आई थिंक इस वाली रिक्वायरमेंट में गलती करने के लिए जिगरा चाहिए, मतलब जान पूछ के चाहते हो कि मैं फेल हो जाऊं, तो फेल होना चाहते हो तो बिल्कुल एग्जामिनर्स मार्क्स देगा। For example, economy can be defined as the extent which service have an acceptable quantity and quality are provided at the lowest cost possible. Therefore, economy is minimizing cost is not enough to gain marks. कहता बच्चे कुछ लिखना नहीं चाहते, आलस, इतना आलस, यही है। इतना आलस नहीं करो भाई, खुद से करना पड़ेगा सब कुछ, करवाने से थोड़ी होगा। आपका आंसर तो खुद ही लिखोगे, वहां पे जाके भी बस कि पता है इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को तो जिक्र करना बेकार है। Explain why it is important ES to use balanced mix of performance measure across 3 E's. तो बच्चा यहाँ पे समझ नहीं रहा है, पूछ रहा है why और क्या पूछ रहा है, why balanced mix, mix नहीं लिखने हैं, why balanced mix. The focus of this requirement is why a balanced mix is important. This is looking for an explanation of why EST need to have measure across economy, efficiency, not why they are measuring each individually. देखो कितना 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 वैलिड बच्चे क्वेश्चन को गलत समझते हैं। कहता है एग्जामिनर ही ये बात कह सकता है, कह रहा है कि भाई मैंने ये पूछा है तुमसे कि why a balanced mix is approached. This is looking for an explanation why EST needs to have measure across economy, efficiency. कहता है इन तीनों को लेके उसे क्यों उसे इकोनॉमी भी मेजर करनी चाहिए, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, तीनों का बैलेंस क्यों होना चाहिए, ना कि नॉट व्हाई दे आर मेजरिंग ईच इंडिविजुअली। इकोनॉमी क्यों मेजर कर रहे हो, एफिशिएंसी क्यों मेजर कर रहे हो, इफेक्टिवनेस क्यों मेजर कर रहे हो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। देखो दोनों क्वेश्चन बात डिफरेंट हो जाता है, थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। If you start defining why economy is important, why efficiency is, they are not asking. They are saying economy is important, efficiency is important, but why all 3 is important for EST company right now in the scenario? Why they have to have measure in all 3? Why having measure only in economy will not work? Why they have KPIs, performance measure in every aspect? और measure मतलब तो वही CSF और KPI, तो CSF KPI लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। और कहता है firstly there is an important information provided in the scenario to consider when developing a response to this question. Government reduce funding, impact on economy, रिडक्शन। कहता है इकोनॉमी पे बात करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट रिड्यूसिंग फंडिंग, आपकी गवर्नमेंट आपका पैसा रोक रही है, तो इसलिए देखो समझो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। दे आर नॉट आस्किंग कि यार इकोनॉमी समझाओ, एफिशिएंसी समझाओ, इफेक्टिवनेस के केपीआई लिखो। जो बच्चा ये भर भर के लिख के आएगा सोचेगा कि सर मुझे कुछ तो मार्क्स मिलने चाहिए थे, इतना लिख के आओ, उसको 0 अंडा मिलेगा। बार बार क्या कह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट वो जो स्टार्टिंग में बताई थी वो बात एग्जामिनर यही तो कह रहा है। और रिक्वायरमेंट को पढ़ने का फंडा क्या है, रिक्वायरमेंट को पढ़ना है हौले हौले, हौला नहीं बन जाना।
Explain why it is important that EST uses a balance of mix of performance measure across the 3 E's. Patiently. क्यों तीनों के लिए परफॉर्मेंस मेजर इसको देखने चाहिए? क्यों नहीं सिर्फ इकोनॉमी चलेगा? क्यों नहीं सिर्फ एफिशिएंसी? क्यों तीनों के देखना पड़ेगा? तो कहता है सिनेरियो में मैंने आंसर भी बता रखा है कि उसकी गवर्नमेंट फंडिंग रिड्यूस कर रहा है तो उसकी इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिकल क्या मतलब होता है? सामान को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? रिडक्शन इन स्टाफ कम हो रहा है, भाई तुम्हारी स्टाफ कम हो जाएंगे, तुम्हारे पास डॉक्टर कम हो जाएंगे, टीचर कम हो जाएंगे, स्टाफ कम हो जाएगा, तो एफिशिएंसी कैसे आएगी चीजों के अंदर और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। और सेकेंडली कंसिडरेशन ऑफ लिंक, वही बात, लिंक करना है सिनेरियो को और कंसेप्ट को, लिंक करना है। ना कंसेप्ट आता ना सिनेरियो समझ आता, फिर क्या लिंक कर रहे हो मुझे समझ नहीं आता। वही बात कह रहा है, रेस्ट्रिक्शन इन फंडिंग रिड्यूस द रिसोर्सेज हॉस्पिटल विल हैव अवेलेबल। कहता है फंडिंग में रिस्ट्रिक्ट होगी तो समझाओ ना उससे क्या इंपैक्ट होगा 3 में। जैसे ही फंडिंग, जो मैंने अभी समझाया, आपके पास फंडिंग कम होगी तो आपके पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। यू कैन नॉट हायर टू मेनी डॉक्टर्स, यू कैन नॉट हायर टू मेनी नर्सेस, यू कैन नॉट हैव टू मच हॉस्पिटल स्टाफ बेड्स व्हेन यू हैव लो फंडिंग, लेस इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल, लोअर। और एक चीज दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, इकोनॉमी एफिशिएंसी को भी इंपैक्ट डालेगी, इफेक्टिवनेस पे भी। लेस इक्विपमेंट एंड कंज्यूमर, लोअर क्वालिटी परचेज विल इंपैक्ट क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विस। अब आप हो सकता है लो क्वालिटी सामान खरीदो। Reduction staff will impact the waiting time as well as quality of service. Obviously, staff कम होगा तो wait ज्यादा होगा. All of these can reduce the quality of the patient care. A good response picked up the importance of not over focusing on one area of performance. With funding being reduced for EST, there's a risk too much of emphasis placed on cost control and they are not achieving the overall objective. There is an interpersonal relationship between economy, efficiency, effectiveness, and these need to be balanced. Maintaining good performance from economy perspective while is maintaining effectiveness. A balanced performance measure across 3 E's need to be make sure EST staff are working efficiently to meet the waiting time target while maintaining a good quality service. This is especially important with reduced staff. भाई अब staff कम हो गया तो क्या करना है? Solution भी तो देना है, सिर्फ प्रॉब्लम की बात करे जा रहे हैं। That reduced staff should work more efficiently. They need to be trained so they can maintain good quality of service. They need to improve their performance. Earlier there was more staff, so little bit of inefficiencies may be ignored, but now you have to be more focused and discuss the performance of 3 hospital using performance data provided. अब finally कहता है इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तीनों हेडिंग के अंदर इसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करो एज पर डाटा। तो इकोनॉमी के ऊपर, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, यहां पे आता है आपका क्वेश्चन। फिर कहता है discuss the 2 challenges EST might face when measuring the performance of its overall objective. The focus of this question is measuring of performance, not on the performance of EST. अच्छा, measuring. This was poorly answered with many response failing to address the requirement, failing to address. और 90% PM में बच्चे का एग्जामिनर आप रिपोर्ट पढ़ोगे ना, एक ही बात है, फेलिंग टू एड्रेस रिक्वायरमेंट, फेलिंग टू एड्रेस रिक्वायरमेंट। आप रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पा रहे हो, एक एक वर्ड में पूरा रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसकी हिंदी करो। डिस्कस 2 चैलेंज EST might face when measuring. मैं जब किसी की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा हूं तो क्या चैलेंज फेस कर रहा हूं? व्हाट आर द चैलेंज आई एम फेसिंग इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस? व्हाट आर द चैलेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस? आपके क्या चैलेंज? तो बच्चा क्या लिख देगा? वही पैसा कम हो रहा है, गवर्नमेंट फी रिडक्शन कर रही है, ये चैलेंज है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर पा रहा, और कुछ लिख देगा। अरे फालतू बातें लिख दोगे तो नहीं होगा। क्या चैलेंज आ रहा है मेजर करने में? फर्स्टली कंसीडर के चैलेंज विच में क्या क्या चैलेंज होते हैं। कहता है सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसी भी परफॉर्मेंस को मेजर करने में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। सॉरी, डाटा एक्यूरेसी, डाटा क्वालिटी, क्वालिटेटिव, मल्टीपल की परफॉर्मेंस। भाई कई सारे केपीआई हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा केपीआई ले कौन सा नहीं ले, वो सारी कंफ्यूजन है। एक मिनट बच्चों, तो रिक्वायरमेंट का पढ़ने का गेम बहुत ज्यादा है। सारा क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जामिनर सेक्शन सी को समझाता है, और बड़ा इससे प्यारा कोई नहीं समझा सकता। इसको बैठ के आप पढ़ोगे तो रिक्वायरमेंट को समझा रहा है, फिर मैथोलॉजी बता रहा है कि यार कि सोचना कैसे है।
कहता है 2 चैलेंज पूछे थे 4 मार्क्स के लिए, तो पहले तो तुम ये समझो कि चैलेंज पूछे किसके लिए। तुम लिख रहे हो परफॉर्मेंस चैलेंज, नहीं, चैलेंज इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मेजर करने में क्या चैलेंज आ रहा है वो पूछ रहा है, पहला पॉइंट। देखो पॉइंटर बनाओ, अपने नोट्स में पॉइंटर बनाओ कि यार ये गलती अपन कर रहे हैं, आप लिखो इन बातों को। पहली गलती क्या करी, स्टूडेंट मिस्टेक। व्हाट इज द मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट? के measuring the performance, they were asking the challenge in measurement, not challenge in the performance, challenge in measurement. And now do I know what are the challenges in measuring a performance? Do I know this theory कि what are the problems in measuring a performance? एक performance को measure करने में क्या क्या problem आ सकती है? तो किसी की भी performance को measure करने में क्या 2-3 problem आपके दिमाग में आएंगी? Maybe data not available. Maybe there are multiple performance measure. We are confused which means सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जिंदगी में यही आती है, मल्टीपल केपीआई। आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सा केपीआई लूं। देयर आर लॉट ऑफ डाटा जो हमने पढ़ा है, क्वांटिटेटिव डाटा नहीं होता, क्वालिटेटिव डाटा भी होता है कई सारे। नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर फीडबैक, हर एवरी परफॉर्मेंस मेजर इज नॉट क्वांटिटेटिव, देयर आर सम क्वालिटेटिव मेजर। टाइम लगेगा, चैलेंज सबसे बड़ा टाइम। जिंदगी में टाइम ही तो नहीं है किसी के पास, समय कहां से आएगा? तो मोटे मोटे कुछ मेजर तो आप खुद सोच सकते हो। और फाइनली secondly, given the information provided in the scenario, identify which of these challenges are relevant to IHT. What are relevant to IHT? Beautifully answered. मतलब कोई इससे बेटर नहीं समझा सकता जितना बढ़िया एग्जामिनर ने समझाया। वेरी गुड। टायर्स कंपनी। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, टायर्स कंपनी। ये क्या है? चलो मैं इसका क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। एग्जामिनर रिपोर्ट में जनरली क्वेश्चन नहीं होता, अगर आप में से किसी को क्वेश्चन देखना हो कभी भी, तो क्वेश्चन को देखने के लिए आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का हेल्प लेना पड़ेगा। मैं आपको शो कर देता हूँ डायरेक्टली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से निकाल के क्वेश्चन। आपको ये पेपर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे बस सेक्शन सी मिलेगा, याद रखना। ए बी नहीं आते हैं, इसी से आउट नहीं करता है, सिर्फ सेक्शन सी आउट करता है बच्चों। ये बात नहीं पता तो आप समझ जाओ, सिर्फ यू विल गेट सेक्शन सी ऑफ द पास्ट पेपर। ये एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया हुआ है जो बच्चों को काफी चैलेंजिंग लगा एग्जाम में। ये प्रॉपर आपका क्वेश्चन है। इसकी पहली रिक्वायरमेंट तो शायद एग्जामिनर रिपोर्ट दी है, 14 मार्क्स के लिए पहली रिक्वायरमेंट है। और परफॉर्मा भी आपको ये नीचे परफॉर्मा भी गिवन था इसके अंदर, खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसका ये मतलब मत समझना कि हम खुद से नया ट्राई करें। देखो कि कितना क्या मुश्किलें मैं फेस कर रहा हूँ क्या नहीं। ये आपको बना बनाया परफॉर्मा तक गिवन था। ऐसे ही एक्सेल में दे हैव गिवन यू यूजिंग द टेम्पलेट प्रोवाइडेड। क्वेश्चन कहता है कि टेम्पलेट जो मैंने प्रोवाइड करी है उसको यूज करके आंसर करो। मुझे तो यार एबीसी कॉस्टिंग का बेसिक कंसेप्ट ही है। पहले तो एबीसी कॉस्टिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप क्या समझते हो? अगर मैं रिक्वायरमेंट को, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा मैं। अब अगर मैं रिक्वायरमेंट को पढ़ूं तो एबीसी कॉस्टिंग मुझे तो ये समझ आता है, कंप्लीट द एक्टिविटी बेस्ड बजट्स फॉर ओवरहेड फॉर क्वालिटी टायर कंपनी एंडिंग 31st। तो एक्टिविटी बेस्ड बजट यही होता है कि एक ऐसा बजट जो एक्टिविटी के बेस पे बने। मतलब आप एक कॉमन बेस ना लेके एक्टिविटी के बेस पे बजट लो। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि आप चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करो, चाहे एक्टिविटी बेस्ड बजट की बात करो, मेन फंडा तो यही है कि अपन क्या गलती ना करें कि किसी एक बेस पे बात ना करें। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सबको? ये मैं एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूं आपको पूरा। आपको ये रिक्वायरमेंट गिवन है, ये इस तरीके से टेम्पलेट भी आपको गिवन थी एग्जाम में। और सबसे पहले एक कॉमन एक बेसिक कंसेप्ट दिमाग में लेके चलो कि सर कंसेप्ट है क्या, फंडा है क्या, तो उस पर बात की जा सकती है। तो मन में, हर बच्चे के मन में एक ख्याल आना चाहिए कि हाँ सर
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है खर्चों को कॉमन बेस ना लेके उनके एक्टिविटी पे बांटना। भाई इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं बच्चों को देता हूँ, अगर कंसेप्ट भूल गए तो उस एग्जांपल से पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, मान लो आप आपके सबके कोई ना कोई खास दोस्त होंगे, गड्डी बड्डी होंगे, स्कूल दोस्त होंगे, कॉलेज फ्रेंड होंगे, जिनसे आप बचपन से चीजें शेयर करते हो, सारी दोस्ती यारी पक्की, लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत सब कुछ उनसे होता होगा। नहीं भी है तो आजकल की मूवीज और इतनी सारी चीजें आपको वैसे रिलेटेबल बना देंगी, सारे इमोशन मिल जाते हैं आज की डेट में हर जगह। तो बच्चा, अगर आप 4 दोस्त खाना खाने गए और चारों दोस्त बिल आया 4,000 रुपए का, चारों खाना खाया, 4,000 रुपए का बिल आया, 4 दोस्त बैठे हुए थे, चारों दोस्तों ने बिल बांट लिया, हजार 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 रुपए का, 4,000 रुपए का बिल बांट लिया। ये है आम जिंदगी। फिर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। या आप बजट भी बना रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि अभी खाना खाने जाएंगे, कुछ भी समझ लो, बजट मतलब होगा और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब हो गया। तो 4 दोस्त खाना खाने चाहे जाएंगे, आपने सोचा इक्वल बांट लेते हैं, एक कॉमन बेस है दोस्त यानी यूनिट्स, कितने लोग कितना कितना बिल, बिल डिवाइड बाय यूनिट, एक जनरल कंसेप्ट आम जिंदगी हो गया जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ओके, हालांकि दोस्ती में तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाता है, एक ही बंदा उठा के पेमेंट कर देता है एक लेवल के बाद। ये स्टार्टिंग की दोस्ती में होता है, बाद में जब आप एक एज के बाद तो मिलना ही मुश्किल है, कभी मिले तो जो कोई भी बिल पे कर देता, कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाला चक्कर इतना नहीं पड़ता जब तक कि आप रेगुलर नहीं मिल रहे हो। अब बात आती है कि यार सर, बात तो सही है, बात तो समझ आ गई, फंडा क्या है? तो फंडा ये है कि मान लो अगर हम खर्चे को बांटे इन 4 दोस्तों में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी, किसने कितना खाया, भाई किसी ने वेज खाया, किसी ने नॉन वेज खाया, किसी ने खाना ही नहीं खाया, तो ज्यादा बेटर एलोकेशन नहीं होगा। वही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। खर्चे को प्रॉपर बिना यूनिट पे, एक बेस पे, कॉमन बेस पे, चाहे यूनिट हो, चाहे आवर्स हो, चाहे लेबर हो, एक बेस पे ना बांट के पर्टिकुलरली ये देखना कि किसने कितनी एक्टिविटी कंज्यूम करी है, उसके बेस पे खर्चे को बांटना मेरे दोस्त मेरे प्यारे, वो कहलाती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो बस अगर ये फंडा अपन को क्लियर है, इससे ज्यादा मैं चाहता भी नहीं कि आपको कुछ पता हो, फिर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बस इतना दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ सर, इतनी बात मैंने सोची इस क्वेश्चन को पढ़ के, फिर मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ और फिर भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो है लैंग्वेज है, चीजें हैं, होंगी, कैलकुलेशन होंगी, बेटा मैं कुछ फाइट तो दे पाऊंगा, 0 मार्क्स तो नहीं आएंगे। अब देखो सिंपल से यहाँ पे 14 मार्क्स दे रहा है कि आपको बेसिक स्पोर्ट और टोटल, यहाँ पे यूजिंग द टेम्पलेट कंप्लीट द एक्टिविटी बेस्ड बजट फॉर ओवरहेड फॉर क्वालिटी टायर्स एंडिंग। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वालिटी टायर कंपनी इज बेस्ड इन अ कैशलैंड। यार एक तो वर्ड्स ऐसे ऐसे दिए हैं, मैं तो सर बता रहा हूँ, ये भी प्रेशर है बच्चों के लिए, सोचना चाहिए ये भी इसी से। भाई इंडिया के बच्चों को आप ऐसे वर्ड्स क्यों दिए जा रहे हो? वो आधा तो इन्हीं में कंफ्यूज हो रहा है। क्वालिटी टायर कंपनी इज बेस्ड इन कैशलैंड एंड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स टू टाइप्स ऑफ टायर ऑफ फॉर मोटर व्हीकल। मैन्युफैक्चर सेल 2 टाइप्स ऑफ टायर। अच्छा, 2 तरीके के टायर बनाती है ये कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी। द बेसिक एंड द स्पोर्ट, ओके, अब जाके कुछ बात समझ आई। इट सेल दीज टायर टू कमर्शियल कस्टमर सच एज गराजेस एंड कार रिपेयर शॉप। अच्छा, B2B बिजनेस है इसका, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस कर रही है ना। द कंपनी इज यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थ्रू आउट 2000। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करती है ये कंपनी थ्रू आउट 2010 एंड इज कीन टू टेक दिस वन स्टेप फर्दर एंड बीइंग यूज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग एज वेल। कहता है अभी तक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे थे, अब आगे से बजट भी एक्टिविटी के बेस पे ही बनाएंगे। ठीक है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल ऑफ सम ऑफ लास्ट ईयर कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर दिए, कॉस्ट ड्राइवर तो चाहिए ही, चाहे कॉस्टिंग हो बजट हो। कॉस्ट पर मटेरियल ऑर्डर, कॉस्ट पर स्टोर रिक्विजिशन, कॉस्ट पर मशीन, कॉस्ट पर क्या अभी तक क्वेश्चन में कुछ है? माल पानी कुछ भी नहीं, फालतू का। अगर लग रहा हो कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पहले देख तो लो कि क्वेश्चन में है क्या। साइज कितना भी बड़ा हो, बात दम की होती है कि दम कितना है। बड़े सिर्फ बड़े साइज होने से नहीं होते, कई बार कई छोटे भी बहुत बड़े होते हैं, तो ध्यान रखो। विद द एक्सेप्शन ऑफ कस्टमर डिलीवरी कॉस्ट
All these costs are expected to increase inflation by 5% in the year ending 31st December. Customer delivery cost, however, a semi-variable cost and a variable element relates to fuel. Customer delivery cost, however, a semi-variable cost, the variable relates to fuel, which is expected to increase by 10%, while the fixed cost element expected to increase by 5%. Information for two different level of activity and total number of tires is shown below. क्या है, क्या मजाक है? एक एफए का बच्चा, एमए का बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है. इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए बोला है, एफएम में ऐसे खूब हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट करें, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए बोला हमारे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए. दूसरी बात कहता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट से डर जाएंगे क्या? तो तुमने मुझे दोनों एक्टिविटी पे डिलीवरी कॉस्ट दे दी. इतना आसान, मतलब सिंपल, सीधा सीधा दोनों एक्टिविटी पे. अभी तक इस क्वेश्चन में कोई माल पानी नहीं है क्या अपन परेशान हो जाए. आगे देखें. The average order size of customer is 40 tire and quality tire company arrange a specific delivery for each customer order. The average order size for customer is 40 tire, quality tire company arrange a specific delivery for each customer order. ठीक है, तो 40 और एक ऑर्डर साइज 40 का होता है और सबके लिए डिलीवरी कराते हैं, तो नंबर ऑफ डिलीवरी बन जाएगा वो. ये बजट बनाना है ना, तो थोड़ा डाटा दे रहा है फ्यूचर का. एनुअल सेल फोरकास्ट, क्योंकि अभी तक तो बजट की इसने बात ही नहीं करी, अभी तो एग्जिस्टिंग फैक्ट बताएं, तो बजट के लिए थोड़ा फ्यूचर भी तो बताएगा कि कौन कौन दोस्त खाने जाएंगे, क्या क्या खाने की प्रेफरेंस है, कितना कितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा हर दोस्त का वहां पे पहुंचने का, तो वो सब बताएगा. एनुअल सेल फोरकास्ट फॉर द ईयर एंड कहता है टायर की 60 और इसकी 45. ठीक है. ओपनिंग इन्वेंट्री लेवल ऑफ फिनिश गुड्स ऑन 1 जनवरी, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 3600 और 2400. क्वालिटी टायर कंपनी इन्वेंट्री पॉलिसी इज टू होल्ड इनफ इन्वेंट्री टायर टू मीट नेक्स्ट मंथ. क्या ये सिंपल बजटिंग नहीं है भाई? सिंपल बजटिंग का कंसेप्ट क्या कहता है? ये सिंपल एमए बजटिंग है. प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है? सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है? मान लो घर पे खाना बना रहे हो, फॉर एग्जांपल रोटी बना रहे हो, तो ऑलरेडी आपके पास शाम की 2 रोटी बची हुई है, आपको 10 रोटी और बनानी है, तो कितनी बनाओगे? मतलब 10 रोटी बनानी है टोटल, 2 बची हुई तो 8 बनाओगे. और क्लोजिंग स्टॉक कुछ 4 शाम के लिए, अगली शाम के लिए रखनी है, तो 4 और बना लोगे. 8 और 4 12. तो वो ये ध्यान रखना, ओपनिंग माइनस होगा, क्लोजिंग प्लस होगा. Quality tire inventory policy hold enough inventory of tire to meet the next month's sales demand. The forecast of annual sale for expected to be same for 2012 will प्रॉब्लम ही खत्म कर दी. कहता है पुराना और नए का सेम रहेगा. ठीक है, बातों को याद रखो बस इसकी. बैच साइज है 200 फॉर बेसिक, 450 फॉर स्पोर्ट्स. क्वालिटी कंट्रोल चेक प्लेस एवरी 50 टायर. क्वालिटी कंट्रोल मतलब ड्राइवर बता दिया. एवरी टाइम अ बैच इज कंप्लीट द मशीन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग देम नीड टू बी सेटअप अगेन. कितनी बार सेटअप लगेगी वो बता दी. इन 2010 नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर एंड स्टोर रिक्विजिशन आर एज फॉलो. स्टोर रिक्विजिशन बता दिया. क्वालिटी टायर कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू मटेरियल ऑर्डरिंग सिस्टम सेवरल वीक अगो एंड व्हाइल द एग्जैक्ट effect of this is not known yet, the company estimates that 50% probability that it will reduce the number of order by 30% and 50% probability it will 20%. The store acquisition number are not expected to change. एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल देंगे. प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल देंगे. तो सारा फ्यूचर के कॉस्ट ड्राइवर और एग्जिस्टिंग कॉस्ट ड्राइवर का क्वेश्चन है आपके सामने. क्वेश्चन को पहले तो ये देखो कि सर क्वेश्चन पढ़ के कुछ लगा अपन को हाई फाई लगा कि यार क्वेश्चन पढ़ के अपन को कोई दिक्कत लग रही है. पूरा क्वेश्चन ही करा रहा हूं आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ताकि आप लोग इससे घबराओ नहीं. क्वेश्चन का साइज देखते ही घबराना शुरू कर देते हो, नर्वस होने लग जाते हो. पहले देख लो कि क्वेश्चन के अंदर डाटा में कोई भी डाटा ऐसा है, इंग्लिश ऐसी है कि पहले तो मैं उसकी हिंदी ना कर पा रहा हूँ या समझ ना पा रहा हूँ, या उसका कोई कंसेप्ट ना पता हो. बजट का कंसेप्ट नहीं पता, या एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंसेप्ट नहीं पता, या कॉस्ट ड्राइवर का कंसेप्ट नहीं पता. विच कंसेप्ट आई एम नॉट अवेलेबल. किसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना होता तो बहुत कॉम्प्लिकेट किया जा सकता था. इन्फ्लेशन भी वो मिड ईयर, आधे ईयर आधा इन्फ्लेशन ऐसे करके आपको परेशान कर सकता था. हर मैथ्स के लेवल पे तो कहीं परेशान नहीं किया. बट वो यहाँ प्रैक्टिस आप अगर ऐसी सिचुएशंस की नहीं करके रखोगे तो दिक्कत है. सीधा एग्जाम में जाके क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस टैकल करना आसान नहीं है किसी के लिए भी. ठीक है, क्या कहता है एग्जामिनर?
When they were required to complete the template provided and calculate activity-based budget for 2000 for each cost driver and tire, showing total budget cost for each cost driver in the far right column. तो मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट के बेस पे बेसिक का स्पोर्ट्स का टोटल बताना था ड्राइवर के बेस पे. तो material ordering cost, this one was the lengthier calculation required in the total number of order for 2010 was given in the question. The first adjustment that I had made was to calculate expected number of order for the following year. Taken into account, there was probability of 25% decrease in order number each tire, 50% probability, 30%. Combined with the increased driver rate of 5%, the budget cost for each tire would then be calculated. Where candidates showed their working, they were able to get the full on marks for the cost even if the probability calculation were incorrect. इतनी अच्छी बात कही है. तथा जिन बच्चों ने आंसर शो किया उनको हमने मार्क्स दिए हैं. देखो वर्किंग दिखाता हूं मैं आपको इसकी. क्या वर्किंग जो ये बोल रहे हैं. पहले तो प्रोडक्शन बजट मैंने आपको बताया. प्रोडक्शन बजट का क्या होता है, सेल्स लिखा, ओपनिंग अपन माइनस कर देंगे और क्लोजिंग प्लस कर देंगे. लॉजिक समझ आ गया ना इस बात का. सर क्यों कर रहे हो आप ऐसा. अरे भाई ओपनिंग तो है हमारे पास, क्लोजिंग हमें चाहिए तो बजट में तो ऐड होगी ना. ओपनिंग माइनस होगी, क्लोजिंग प्लस होगी. तुम्हारे को तुम्हें 10 चॉकलेट अभी खानी है, 5 शाम को खानी है, तो कितनी चॉकलेट बनाओगे, 15 ना. तो जो तुम्हें क्लोजिंग रखना है वो फ्यूचर के लिए भी तो अभी बनाना पड़ेगा ना मैन्युफैक्चरिंग में. तो ये प्लस होगा. कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकाल रहे हो, उल्टा होगा कॉस्ट ऑफ सेल से. बजट बना रहे तो प्रोडक्शन कितनी करोगे, 61 और 46350 यूनिट. एक बैच की यूनिट 200 और 400, तो नंबर ऑफ बैचेस निकल के आ गए 307 और 130. सर क्यों निकाले, अभी काम आएगी ना मैं इन्फॉर्मेशन है नंबर ऑफ बैचेस की. फिर क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी. जो प्रोबेबिलिटी दी थी उसको यूज करना है. सर प्रोबेबिलिटी क्या दी थी, यहाँ पे पढ़ लो. कहता है कंपनी एस्टिमेटेड 50% probability it will reduce number of order by 30% and a 50% probability it will reduce by 20%. तो 305 लिखा है, 30% मतलब. तो प्रोबेबल डिक्रीज की क्या प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी, प्रोबेबल डिक्रीज की क्या प्रोबेबिलिटी आ गई दोस्त मेरे, 25%. देखो इसे एक बार. ठीक है बच्चों, देखा आपने. तो आपको डिक्रीज दिया हुआ है ना. सर ये डिक्रीज कैसे निकाला हुआ है. अरे आप देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 50% प्रोबेबिलिटी 30% डिक्रीज किया, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें जानना पड़ेगा ना. ओवरऑल प्रोबेबिलिटी भी चाहिए. अलग अलग प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहा है तो हमारे को तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी भी चाहिए होगी. तो ये आ गया आपका ऑर्डर नंबर फॉर द प्रायर ईयर 1800 और क्या दिया हुआ है नंबर 1800 और 1460 अपन को दिया हुआ है. तो डिक्रीज अपन कितना मान के चल रहे हैं, 25% का अपन डिक्रीज मान के चल रहे हैं 450 का. तो ये 25% का मैंने डिक्रीज हटा दिया दोनों में से. तो आगे का फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑर्डर नंबर, भाई बजट के लिए फ्यूचर चाहिए 1350 और 1095. कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5% का इन्फ्लेशन बोला हुआ है ऑर्डर में. यही क्वेश्चन में वो समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि बच्चों ने इन्फ्लेशन 5% का इन्फ्लेशन ऐड नहीं किया. तो 5% का जब इन्फ्लेशन है, ऑर्डर नंबर निकाल लिए, ऑर्डर निकाल लिए, क्या टोटल कॉस्ट नहीं आ सकती 13409,180. कोई कैलकुलेशन लेवल पे कोई दिक्कत हो इसमें तो बता देना. 5% इन्फ्लेशन ऐड करना था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने.
बस आपको वर्किंग तो इसमें बनानी ही पड़ेंगी अच्छी खासी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जरूर है वर्किंग, बट एक्सेल के अंदर वर्किंग्स को लेके भी बहुत परेशान होना नहीं है। स्टोर रिक्वेजिशन, नंबर ऑफ स्टोर रिक्वेजिशन आपको कितना गिवन, नंबर ऑफ स्टोर 6440, कॉस्ट पर स्टोर रिक्वेजिशन 5% से हमारी सारी कॉस्ट बढ़ेंगी तो टोटल कॉस्ट भी आ गई। देखो पढ़ लो। कहता है these were more straightforward calculation in the question as number of store acquisition for each type was given and required no adjustment, the cost driver rate need to be inflated by 5%। तो कहता है जब ये 5% से भाई इन्फ्लेट होनी थी, आपको तो इसे पुट करना रह जाता है। मार्क्स फ्री के मार्क्स नहीं है इसके अंदर, 14 मार्क्स में कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ तो हो पाएगा। आप एक भी सारे बॉक्सेस, आसान वाले बॉक्सेस क्यों गलत कर रहे हो? उनमें तो उनमें तो स्कोरिंग लो जिसमें आ सकती है। और देखो, मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट के लिए क्या बोला, नंबर ऑफ बैचेस 307 103, नंबर ऑफ सेटअप 307। कहता है हर बार हर बैच के लिए सेटअप बनता है तो सेटअप भी उतना ही बनेगा। कॉस्ट पर ऑर्डर, ये भी टोटल कॉस्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगी। क्वेश्चन ने बता दिया ना हमें, देखो पढ़ लो, चाहे एग्जामिनर ने बताया होगा इस पॉइंट पे भी। कहता है दिस वाज द फर्स्ट कॉस्ट दैट रिक्वायर्ड कैंडिडेट टू कैलकुलेट प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ ईच टायर फॉलोइंग ईयर बिफोर अटेम्प्टिंग टू वर्क आउट नंबर ऑफ बैचेस that would be the produced. Therefore, number of setup that would needed, the machine needed to be set up each at each of batch completion. The question gave predicted sale volume, opening inventory figure. The policy for holding inventory was also given to candidate calculate closing inventory figure. Production continued quantity could then be estimated as follows: sales volume plus closing minus opening. तो जब अपन बात करेंगे बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है कि नंबर ऑफ बैचेस 307 और 103। तो नंबर ऑफ बैचेस अपन ने कैसे निकाले, यहाँ पे निकाल लिए। नंबर ऑफ बैचेस 307 और हर बैच के लिए सेटअप करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ सेटअप भी कितने हो गए। हर बार खाना बनाओगे तो सेटअप लगेगा, 3 बार डेली का घर में खाना बन रहा है, मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग, तो तीनों टाइम पे अगर बन रहा है खाना तो तीनों टाइम सेटअप कॉस्ट भी तो आ रही है और कॉस्ट पर सेटअप से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस्ट पर क्यूसी इंस्पेक्शन सेम सेम, बहुत सारी मुश्किल नहीं है। कॉस्ट पर सेल ऑर्डर, टाइप्स पर ऑर्डर 40, कॉस्ट पर सेल ऑर्डर आ गया, हाई लो मेथड से कॉस्ट पर डिलीवरी निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि अपने पास बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल एरिया है ये एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का, कि कर ही नहीं सकते हम। इसका आंसर भी अगर मैं शो करूं तो बस फिगर्स को पुट कर देना है, हर स्टेप के आपके मार्क्स। एक ही थीम समझ लो ना, ड्राइवर के बेस पे कॉस्ट निकाल दी। मैंने जो बेसिक थीम बताई आपको दोस्तों वाली, क्या वहां से मैं भटका हूं क्या? कंसेप्चुअल लेवल पे मैंने जो दोस्त वाला एग्जांपल दिया वहां से अपन कहीं भी भटके क्या? बिल्कुल नहीं भटके हैं बच्चे, 1% नहीं अपन चेंज हुए उस बात से। क्या है अपना एग्जांपल कि दोस्त ने जिसने जो कंज्यूम किया, जो मटेरियल को मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट के बेस पे बांटोगे, स्टोर को स्टोर रिक्विजिशन के बेस पे बांटोगे, वो आपकी कैलकुलेशन। अरे एक समझ लो, एक समझ लो, देखो स्टोर रिक्विजिशन हम साल में बेसिक की 6400 रिक्विजिशन डालते हैं और स्पोर्ट्स की 4240, तो जो उसकी टोटल कॉस्ट है वो भी तो इसी रेशो में बटनी चाहिए। एक एक बंदा घर में बिजली ज्यादा कंज्यूम करता है, एक दूसरा कंज्यूम करता है, तो बिजली का बिल जो ज्यादा कंज्यूम करता है उसे ज्यादा मिलना चाहिए ना। दोनों के रूम का मीटर अगर अलग है तो अलग अलग होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को इसको अलग से कर लेते हैं, इसमें वेरिएबल कॉस्ट पे अलग लगेगा इन्फ्लेशन, वेरिएबल कॉस्ट को 10% से बढ़ाना है, फिक्स कॉस्ट को अलग रेट से बढ़ाना है, तो वो दोनों चीजों को सेग्रीगेट करके फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करके यहाँ पे निकालना था।
तो कॉस्ट में थोड़ा सा फंसा रखा था आपको, और एबीसी तो नाम का नाम हो रखा है कि एबीसी एबीसी, बट एबीसी का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, और ये अपना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का डिस्कशन भी यहाँ ओवर हो जाता है। बाकी लास्ट पार्ट कहता है एक्सप्लेन 6 मार्क्स के लिए फिर थ्योरी दोबारा पूछ लिया, 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल, फिर लास्ट मार्क्स का थ्योरी और पूछ लिया। क्या पूछा? एक्सप्लेन 3 डिफिकल्टीज, explain 3 difficulty which could be faced by an organization when implementing an activity based system। कहता है कौन कौन सी 3 डिफिकल्टी आप एबीबी को अप्लाई, तो ये थ्योरी है। देखो बेटा, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाते वक्त बता चुका हूँ कि हर बजट की एडवांटेज डिसएडवांटेज, उनकी लिमिटेशन, डिफिकल्टी सब पता होनी चाहिए। अगर पढ़ते पढ़ते बताते बताते बच्चा ये चीज नहीं करके जा रहा है एग्जाम में, तो वो 6 मार्क्स में उल्टा फुल्टा ओंगा पोंगा लिख के आएगा और ओंगे पोंगे मार्क्स आएंगे। तो ये आपका बच्चों लेटेस्ट एग्जाम रिपोर्ट का सर के साथ डिस्कशन, और आई डोंट थिंक कि कोई एक ऐसा एरिया है इस पेपर में जो हमने शायद क्लास में डिस्कस ना किया हो। क्लास से तो बाहर का तो वैसे ही कुछ एरिया नहीं आया है। डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बट हाँ, पासिंग रेट इज स्टिल लो। पासिंग रेट इज नॉट जस्टिफाइंग द लेवल ऑफ द पेपर। The passing rate is continuously, students are performing low in this PM paper, and the main reason are the mistakes which given by examiner। ये गलतियां आपको देखो, इस पेपर में भी ये गलतियां आप कर रहे होगे, तो एग्जाम में भी ये गलतियां होंगी। तो क्या करना है? तो जो सर ने बताई बातें, आज के सेशन इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए रखा है मैंने स्पेसिफिकली, ताकि आप लोग ये गलतियां ना दोहराओ, और इस तरीके से प्रैक्टिस करो जितना हो सके। 4-5 एग्जामिनर रिपोर्ट्स को समझो, इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन दिस पेपर बच्चों।